तो इसमें जो निडल का इस्तेमाल करते हैं वो रहती है आपकी एट्रोमेटिक निडल। एट्रोमेटिक निडल की बात करूं तो एट्रोमेटिक को आप कैसे समझोगे? देखो, दो चीजें होती हैं, पहले भी हम एक बार एमसीक्यू में डिस्कस कर चुके हैं, इसमें भी आपको थोड़ा सा बताता हुआ चलता हूँ। दो टाइप से समझते हैं, एक तो होती है ट्रोमेटिक, एक होती है एट्रोमेटिक। ट्रोमेटिक क्या होती हैं? जो कि ट्रोमा कर दे। ट्रोमेटिक मीन्स जो ट्रोमा कर दे। हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम फिर से वही अपना जो प्रीवियस चल रही थी हमारी डीएसएसबी के जो हम ओटी असिस्टेंट का जो पेपर हुआ था 20 जुलाई 2024 में, तो उसके जो एमसीक्यू थे उनको डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने प्रीवियस 2 वीडियो बना चुके हैं जिसके ऊपर जिसका आप लोगों का बहुत प्यार मिला है। आपने कहा कि इसके सारे क्वेश्चंस को क्लियर करना है, तो आज उसी के बचे हुए क्वेश्चंस को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो हमने उस लास्ट वीडियो जो बनाई थी उसका पार्ट 2, उसमें 45 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे। तो आज की वीडियो में इससे आगे चलते हैं 46 से, यानी क्वेश्चन नंबर 46। तो इसलिए आपका ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ से। तो क्वेश्चन नंबर 45 है, सॉरी 46 नहीं था, 45 है। तो ये कह रहा है द आईलेस सूचरिंग नीडल्स आर कोल्ड। जो आईलेस के जो सर्जरी होती है उसमें सूचर नीडल इस्तेमाल की जाती है, तो वो कौन सी रहती है? तो ऑप्शन है टेपर कट नीडल, और ऑप्शन बी है राउंड बॉडी नीडल्स, और ऑप्शन सी है एट्रोमेटिक नीडल्स, या फिर ऑप्शन डी है कर्व्ड नीडल्स, कर्व्ड कटिंग नीडल। ऑप्शन समझ में आ गए? सूचर्स आपने पढ़े हैं ना, जो सूचर्स जब ओपन करते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है राउंड नीडल, राउंड बॉडी नीडल, कटिंग, रिवर्स कटिंग नीडल। इस तरीके से नीडल के ऊपर, सूचर के ऊपर नीडल का भी साइज लिखा होता है और उसका ये भी लिखा होता है टाइप के राउंड बॉडी है, कटिंग है, कौन सी नीडल है। तो उन्हीं में से ये सवाल है। तो आई लेस की जो सर्जरी होती है तो उसमें कौन सा नीडल का इस्तेमाल किया जाता है, ये पूछ रहा है। तो आपको पता होगा, क्योंकि देखो आई का जो बड़ा सेंसिटिव ऑर्गन होता है, आई वाला जो रहता है, तो इसमें जो नीडल का इस्तेमाल करते हैं वो रहती है आपकी एट्रोमेटिक नीडल। एट्रोमेटिक नीडल की बात करूं तो एट्रोमेटिक को आप कैसे समझोगे? देखो, दो चीजें होती हैं, पहले भी हम एक बार एमसीक्यू में डिस्कस कर चुके हैं, इसमें भी आपको थोड़ा सा बताता हुआ चलता हूँ। दो टाइप से समझते हैं, एक तो होती है ट्रोमेटिक, एक होती है एट्रोमेटिक। ट्रोमेटिक क्या होती हैं? जो कि ट्रोमा कर दे। ट्रोमेटिक मीन्स जो ट्रोमा कर दे। एट्रोमेटिक मीन्स कि जो ट्रोमा ना करें, और जो ट्रोमेटिक होती है वो ट्रोमा करती हैं। तो यही इसका आंसर रहेगा, जो ऑप्शन सी है, एट्रोमेटिक नीडल्स इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे दोस्तों? अगला क्वेश्चन कह रहा है डाइट थर्मी इन ओटी इज यूज्ड टू। जो डाइट थर्मी होती है उसका इस्तेमाल ओटी के अंदर क्यों किया जाता है, यह क्या कारण है? ये सवाल हमसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन पे चलते हैं। ए रिट्रैक्ट द मसल्स, या फिर ऑप्शन बी है सील द ब्लड वेसल्स, या फिर ऑप्शन सी है कट द बोन, या फिर ऑप्शन डी है सील द मसल्स। देखिए, आज मैं अपने ट्रेनिंग वाले बच्चों को पढ़ा रहा था, तो मैंने उनको ऐसी कोटरी मशीन का नाम लिया डाइथर्मी। तो बच्चे कंफ्यूज हो गए कि डाइथर्मी क्या है। लेकिन आप सभी को मैं बताऊं, जो नए बच्चे हैं, ध्यान रखना, डाइथर्मी को ही हम कोटरी मशीन के नाम से भी जानते हैं, ये ध्यान रखना, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो गए, कह रहे सर डाइथर्मी क्या है। तो डाइथर्मी प्रीवियस टाइम पे नाम लिया जाता था, और आज भी बुक के अकॉर्डिंग चलोगे तो उसको डाइथर्मी ही बोला जाता है। कोटरी मशीन बोल देते हैं, आज के टाइम में कोटरी मशीन ही फेमस है, लेकिन डाइथर्मी और कोटरी मशीन दोनों सेम रहती है। तो ऑप्शंस पे चलते हैं। ऑप्शंस तो आपने पढ़ी लिए हैं, एक बार रिपीट मार देता हूँ। रिट्रैक्ट द मसल्स, ऑप्शन बी है सील द ब्लड वेसल्स, या फिर ऑप्शन सी है कट द बोन, या फिर ऑप्शन डी है सील द मसल्स। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, जो डीएसएसबी की आंसर की के अकॉर्डिंग भी यही सही है। तो ऑप्शन बी जो है सील द ब्लड वेसल्स, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। सवाल थोड़े से आसान लग रहे होंगे, लेकिन ये डीएसएसबी का एग्जाम पैटर्न था जो अभी 20 जुलाई 2024 को हुआ है। तो ये मेरे बनाए हुए क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ एज इट इज आपको मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ ताकि आपकी नॉलेज गेन हो सके, क्योंकि अभी अब बाकी और एग्जाम आने बाकी हैं, तो आप प्रिपरेशन को और अच्छे से 4 चांद लगा करके कर सकें। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है हमसे व्हाट इज द यूज ऑफ आर्टरी फोर्सेप्स इन सर्जरी। कुछ रिपीट सवाल हैं, आप हंस रहे होंगे, कह रहे ये सवाल तो हमारे सामने बार बार आते रहते हैं। आसान से सवाल है, कुछ लोगों के लिए बहुत आसान है, और बाकी में वैसे देखा जाए, अगर आपने थोड़ा भी 6 मंथ की भी इंटर्नशिप की है तो आपके लिए बहुत आसान है ये सवाल। तो सवाल को दोबारा समझ लो। व्हाट इज द यूज ऑफ आर्टरी फोर्सेप इन सर्जरी। आर्टरी फोर्सेप देखा आपने इंस्ट्रूमेंट, तो उसका इस्तेमाल पूछ रहा है सर्जरी में क्या रहता है। तो ऑप्शन ए पे चलते हैं, टू होल्ड ब्लीडिंग वेसल्स, या फिर ऑप्शन बी है टू होल्ड गोज, या फिर ऑप्शन सी है टू होल्ड मसल्स, या फिर ऑप्शन डी है टू होल्ड टिश्यू। ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, क्योंकि आर्टरी फोर्सेप अगर आपने देखा है तो उसका जो काम रहता है नॉर्मली, अगर काम देखा जाए तो जो ऑप्शन ए है टू होल्ड ब्लड वेसल्स। कई बार देखा सर्जरी के ड्यूरिंग सर्जरी जब ब्लीडिंग हो रही होती है तो सर्जन्स क्या करते हैं कि जो मसल्स है उसको पकड़ के फिर ऊपर से कोटरी आर्टरी फोर्सेप पे लगा देते हैं, तो वो भी काम करती है।
नॉर्मली देखा जाए टू होल्ड ब्लीडिंग वेसल्स, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा जो कि ऑप्शन ए है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है ए पार्शियल थायरोइडेक्टमी मीन्स, जो ये पूछ रहा पार्शियल थायरोइडेक्टमी अगर होनी है तो उसका मतलब क्या है। तो इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन ए रिमूवल ऑफ द लोब्स ऑन बोथ साइड, यानी दोनों तरफ के लोब को निकालेंगे, रिमूव करेंगे, या फिर ऑप्शन बी है रिमूवल ऑफ द ग्लैंड इन फ्रंट ऑफ द ट्रेकिया ओनली, यानी कि जो रिमूव करेंगे ग्लैंड को फ्रंट ऑफ ट्रेकिया के आगे से निकाल के हट जाएंगे, या फिर अगला ऑप्शन है रिमूवल ऑफ द वन लोब, या सिर्फ एक लोब को निकालेंगे, या फिर ऑप्शन डी है रिमूवल ऑफ द एंटायर थायराइड। पार्शियली पूछा है, आपने पढ़े थे ना पहले पार्शियली क्या होता है, पार्शियली मतलब थोड़ा निकाल लिया, कंप्लीट डाइसेक्शन इस तरीके से होता है। तो पार्शियली इसमें पूछा गया है, तो पार्शियली की अगर बात करें तो इसका जो ऑप्शन बी है, रिमूवल ऑफ द ग्लैंड इन फ्रंट ऑफ ट्रेकिया ओनली, ये इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा ट्रेकिया के सामने से निकाल लिया जाएगा। तो ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच एरिया ऑफ द स्किन इज प्रिपेयर्ड फॉर अब्डोमिनल सर्जरी, जो अब्डोमिनल सर्जरी होती है तो उसमें कौन सा एरिया को प्रिपरेशन करते हैं, जो पेंट वगैरह करते हैं, ये पूछ रहा है हमसे सवाल। तो कहाँ से कहाँ तक का करते हैं, तो ऑप्शंस पे चलते हैं। ऑप्शन क्या कह रहे हैं, ऑप्शन ए कह रहा है नेक टू अम्बलाइकस, यानी गर्दन से लेके नेक से लेके अम्बलाइकस तक हम एरिया क्लीन करेंगे। ध्यान देना अब्डोमिनल सर्जरी पूछ रहा है, अब्डोमिनल सर्जरी के लिए पूछ रहा है कौन सा एरिया प्रिपेयर करेंगे। तो ऑप्शन बी पे चलते हैं, एक्जिला टू मिड थाई, या फिर ऑप्शन सी है ओनली टू सर्जिकल साइड, या फिर ऑप्शन डी है एंटायर पेरिनियल रीजन इंक्लूडिंग थाई। अब्डोमिनल सर्जरी, अब्डोमिनल कैविटी आपने देखी, ये वाली जो है स्टमक वाला हमारा एरिया पर जो रहता है, ये अब्डोमिनल कैविटी रहती है। इसको जीआई सर्जन या जनरल सर्जन या अकॉर्डिंग द सिचुएशंस कोई भी ऑपरेट करते हैं। अगर नॉर्मली जीआई सर्जन करते हैं या फिर जनरल सर्जन करते हैं अब्डोमिनल की सर्जरी, तो उस समय कौन सा एरिया को हम पेंट करते हैं, ये सवाल हमसे पूछ रहा है। तो अगर आपको सही और सटीक मायनों में एक बात बताई जाए प्रैक्टिकली भी, तो जो प्रैक्टिकली अगर अब्डोमिनल सर्जरी है तो हम निप्पल से लेकर के, यानी एक्जिला बोला जाए तो एक्जिला से लेकर के मिड थाई तक हम पेंट करते हैं। तो ये जो इसका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी जो है एक्जिला टू मिड थाई, ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ताकि जो बच्चे प्रिपरेशन करें तो उनको थोड़ा हेल्प मिले, उनको आइडिया मिल जाए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। Which IV fluid is commonly used for infusion in OT? Which IV fluid commonly used for infusion in OT? OT के अंदर कॉमनली जो इन्फ्यूजन में चलाया जाता है वो कौन सा फ्लूइड है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड 0.9%, या फिर ऑप्शन बी है स्टेराइल वाटर, या फिर ऑप्शन सी है ह्यूमन एल्बुमिन, या फिर ऑप्शन डी है 100 ml नॉर्मल स्लाइन। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, 100 ml नॉर्मल स्लाइन भी इसमें है, और देखो अगर सोडियम क्लोराइड 0.9% की बात करें वो भी NS रहती है, लेकिन कॉमनली पूछ रहा है, इन्फ्यूजन के लिए पूछ रहा है, तो नॉर्मली जो इस्तेमाल की जाती है वो आपकी सोडियम क्लोराइड 0.9% वही की जाती है, 500 ml की होगी, वो आप इस्तेमाल करते हैं नॉर्मली OT के अंदर। अगर आपने देखा है प्रैक्टिकली गए हो आप, तो इसी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट रहेगा, सोडियम क्लोराइड 0.9%। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। What is the first stage of wound healing? What is the first stage of wound healing? ये पूछ रहा है कि वुंड हीलिंग के लिए फर्स्ट स्टेज कौन सी होती है, ये सवाल पूछ रहा है। ऑप्शंस पे चलते हैं। तो ऑप्शन ए है इन्फ्लामेटरी फेज, या फिर ऑप्शन बी है प्रोलिफेरेटिव फेज, या फिर ऑप्शन सी है रिमॉडलिंग फेज, या फिर ऑप्शन डी है मैचुरेशन फेज। इससे वुंड हीलिंग से पिछली वाली जो हम वीडियो बनाई थी हमने इसकी MCQ की, उसमें भी सवाल पूछे गए थे। तो नॉर्मली देखा जाए तो इसमें फर्स्ट स्टेज पूछ रहा है। आपको पता होगी कि अगर वुंड हीलिंग की बात की जाए तो उसमें कितने फेसेस आते हैं। नॉर्मली देखा जाए तो तीन रहते हैं आपके फेसेस। पहला कौन सा रहता है, हेमोस्टेटिस। अब वुंड हीलिंग मतलब जो हमारे प्यारे बच्चे जो अगर हिंदी मीडियम से भी हैं तो उनको एक बार थोड़ा सा मैं बता दूं कि वुंड हीलिंग मतलब जब घाव लग जाता है, चोट लग जाती है, तो उसको कितने फेसेस में वो जाकर के ठीक होती है, ये सवाल पूछ रहा है। तो इसमें पूछ रहा है कि पहला फेज कौन सा होता है सवाल के अकॉर्डिंग। तो हम नॉर्मली बात करते हैं इसके बारे में, तो 3 फेसेस होते हैं नॉर्मली देखा जाए तो। पहला कौन सा होता है, हेमोस्टेटिस। हेमोस्टेटिस मतलब कि जब आपने देखा होगा चोट लगी तुरंत वहाँ पे आके क्लॉटिंग फैक्टर्स आके काम करना शुरू कर देते हैं, यानी अगर ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग रुक जाती है। ये भी आपने देखा होगा, खूब अच्छे से आपको याद भी होगा। उसके बाद जो दूसरा रहता है आपका, वो रहता है इन्फ्लामेशन, जो इसमें ऑप्शन ए में जो दिया गया है इन्फ्लामेटरी फेज। इसमें क्या होता है कि देखो इसमें जो रहता है हल्का हल्का स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है, रेडनेस वहाँ पे शुरू हो जाती है,
जो आपका घाव है, वुंड है वहाँ पे, ये सारे वहाँ पे कॉज दिखाई देते हैं कि ये ऐसा हो रहा, तो हीलिंग प्रोसेस रहता है, मतलब ठीक होने वाली कगार की कंडीशन पे आ जाता है। तो और अगला स्टेज कौन सी रहती है, ये तो देखा, रेडनेस होती है, जलन सी भी होती है अंदर से, ये कलर चेंज हो जाता है, इस तरीके से आपने देखा है। लेकिन अगला फेज और कौन सा आता है, जब वहाँ पे पपड़ी सी जम जाती है ऊपर की तरफ, देखते हो ना, जो वो कौन सा फेज रहता है, वो रहता है आपका जो ऑप्शन बी में इन्होंने दिया है, प्रोलिफेरेटिव फेज, ये वो वाला फेज रहता है। तो अगर इसमें देखो फर्स्ट की, तो फर्स्ट इसमें फेज दिया नहीं है, हेमोस्टेटिस जो फेज रहता है, लेकिन अगर इसमें वो हटा दिया तो बचा कौन सा, उसके इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग पहला कौन सा, वो रहेगा आपका ऑप्शन है इन्फ्लेमेटरी फेज। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इसका रहेगा। ये थोड़ी सी थ्योरिकल सी बातें हैं, आपके काम आएंगी, अगर आपको अच्छी लग रही है इस तरीके से एमसीक्यू को डिस्कस करें तो बिल्कुल वीडियो में जरूर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको इस टाइप से एमसीक्यू डिस्कस करें तो बेहतर रहता है, या फिर सिर्फ आंसर बताते चले जाएं, या वो बेहतर रहता है। और कमेंट जरूर करना है आपको, ये वीडियो अगर अच्छी लग रही है और आपको इसके बचे हुए क्वेश्चन, और मैं कोशिश करूंगा जल्दी ही इसके अदर क्वेश्चन जो है, अदर टॉपिक से जो है क्वेश्चन, जैसे कि मैथ, रीजनिंग, ये सब जो हैं उनको भी हम लाने की कोशिश करेंगे आपके सामने। डेफिनेटली समय लग सकता है, लेकिन लेकर के आएंगे, क्योंकि बहुत सारे हमारे साथी हैं, उनकी डिमांड आती है कि सर हमें ये वाली वीडियो चाहिए, वो वाली, तो बीच बीच में मुझे वो वाली भी, उनके भी जो उनके कंटेंट है उनको भी लाना होता है। तो इसलिए, लेकिन हम ये चीज़ें नहीं छोड़ेंगे, पढ़ाई भी करेंगे, प्रैक्टिकल भी करेंगे, वैकेंसीज को भी बताएंगे, सब कुछ आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, इन एन अपेंडेक्टमी प्रोसीजर विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड। जो अपेंडेक्टमी प्रोसीजर होता है उसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं, ये सवाल पूछ रहा है। तो ऑप्शंस पे चलते हैं। ऑप्शन ए है बेबकॉक फोर्सेप, या फिर ऑप्शन बी है आर्टरी फोर्सेप, या फिर ऑप्शन सी है कॉकर फोर्सेप, या फिर ऑप्शन डी है डाइसेक्टिंग फोर्सेप। सिंपल है, ज़्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए अपेंडिक्स को पकड़ने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करें, सॉफ्ट ऑर्गन है, अंदर की बात की जाए तो उसको अगर हम कॉकर से पकड़ेंगे तो कॉकर में क्या होता है, अगर आपने इंस्ट्रूमेंट को देखा है तो आगे टीथ होते हैं, तो वो वही, ये कौन से जो हम शुरू में डिस्कस कर रहे थे, ट्रोमेटिक, ये जो है हमारा इंस्ट्रूमेंट कॉकर फोर्सेप, ये ट्रोमेटिक है, ट्रोमा कर सकता है, तो इससे भी नहीं पकड़ेंगे। दूसरा कौन सा आपका डाइसेक्टिंग फोर्सेप, अब डाइसेक्टिंग फोर्सेप बोला है, वो टूथ भी हो सकता है, नॉन टूथ भी हो सकता है, तो ये भी नहीं रहेगा। तो आर्टरी फोर्सेप भी नहीं रहेगा। जो अपेंडिक्स को पकड़ने का काम करता है इंस्ट्रूमेंट, वो रहता है आपका बेबकॉक फोर्सेप, जो कि ऑप्शन ए में इन्होंने दिया हुआ है। आंसर की के अकॉर्डिंग भी यही सही है, जो कि डीएसएसबी के हम जो डिस्कस करें, आपको याद दिला दूं, 20 जुलाई 2024 को जो एग्जाम हुआ था ओटी असिस्टेंट का, हम उसके एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं, जो आंसर की आई हुई है। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए बेबकॉक फोर्सेप इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। स्केलपेल इज यूज्ड टू, स्केलपेल इज यूज्ड टू, यानी जो स्केलपेल होता है उसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्या इस्तेमाल है उसका। तो ऑप्शन है होल्ड द टिश्यू, या फिर ऑप्शन बी है होल्ड द ब्लड वेसल्स, या फिर ऑप्शन सी है इनसाइड द सॉफ्ट टिश्यू, या फिर ऑप्शन डी है होल्ड द ड्रेप शीट। स्केलपेल जो बीपी हैंडल होता है, नॉर्मली आपने देखा ना, बीपी हैंडल, ब्लेड पार्कर भी बोलते हैं या बार्ड पार्कर भी बोलते हैं उसको, वही स्केलपेल भी उसका नाम होता है। तो उसका नॉर्मली काम जो रहता है वो रहता है आपका इनसाइड द सॉफ्ट टिश्यू, यानी इंसिजन वगैरह देने का काम करते हैं। शुरुआत में बीपी हैंडल में ब्लेड लगा के, सर्जिकल ब्लेड लगा के तो इंसिजन देते हैं ना, आपने देखा होगा, तो वही इसका काम है। जो ऑप्शन सी दे रही है इनसाइड द सॉफ्ट टिश्यू इज द राइट आंसर रहेगा, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो दोस्तों अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है विच प्रोसीजर इज प्रेफरेबल फॉर लिथोटमी पोजिशन, यानी विच प्रोसीजर इज प्रेफरेबली फॉर लिथोटमी पोजिशन, मतलब जो लिथोटमी पोजिशन होती है उसके लिए कौन सी पोजिशन को प्रेफर किया जाता है। सॉरी, लिथोटमी नहीं, विच प्रोसीजर इज प्रेफरेबली फॉर लिथोटमी पोजिशन, मतलब लिथोटमी पोजिशन में कौन सा प्रोसीजर है इसमें से जिसमें प्रेफर करेंगे लिथोटमी पोजिशन का। तो ऑप्शंस पे चलते हैं। तो ऑप्शन ए है हमारा थायरोइडेक्टमी, या फिर ऑप्शन बी है सिस्टोस्कोपी, या फिर ऑप्शन सी है लेप्रोटमी, या फिर ऑप्शन डी है अपेंडेक्टमी। लिथोटमी पोजीशन के बारे में पूछ रहा है। पोजीशंस आपने देखी होंगी, पोजीशंस के बारे में पढ़ा है आपने। पोजीशंस मतलब सुपाइन पोजीशन होती है, प्रोन पोजीशन होती है, लिथोटमी पोजीशन होती है, ट्रेंडल वर्क पोजीशन होती है, रिवर्स ट्रेंडल वर्क पोजीशन होती है, लेटरल होती है, नेफ्रेक्टमी पोजीशन अलग होती है। ये सारी जो पोजीशंस हैं इनको पढ़ लेना, एग्जाम में आ सकते हैं ये सवाल। जो अभी ओटी टेक्नीशियन का होने वाला है अभी डीएसएसबी का, अभी उसकी डेट शायद आई नहीं है, लेकिन जल्दी ही आएगी, आशा करता हूँ। तो इसलिए ये जो सर्जिकल पोजीशन है इन पे भी सवाल बहुत आते हैं, तो इनके कॉम्प्लिकेशन भी याद करने। इसमें तो सिर्फ सर्जरी के उससे पूछ लिया है, उनके कॉम्प्लिकेशन भी पूछ सकते हैं, सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। तो इसलिए आप उस चीज़ को भी प्रिपेयर करके चलें। अपनी जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके भी अलग से एक नोट्स बना लें
कि भाई सर्जिकल पोजिशंस जो होती हैं उनसे भी सवाल पूछा जा सकता है। तो इसमें पूछ रहा है ये हमसे कि लिथोटमी पोजीशन में कौन सा प्रोसीजर के लिए प्रेफर करेंगे। तो ऑप्शन पे देखा थायरॉयडेक्टमी मतलब थायराइड के यहाँ पे हो रही है, तो इसके लिए लिथोटमी कहाँ से बनाएंगे। लिथोटमी पोजीशन पता है ना आपको कि दोनों हमारी जो लेग होती हैं पेशेंट की, उनको रोड के ऊपर हैंग करके रख दिया जाता है, इस तरीके से पोजीशन बना देते हैं, वो लिथोटमी पोजीशन कहलाती है। तो थायरॉयडेक्टमी नहीं करेंगे क्योंकि ये तो यहाँ की सर्जरी है। दूसरा क्या है आपका लेप्रोटमी। लेप्रोटमी तो स्टमक की रहती है नॉर्मली, तो स्टमक की पोजीशन से लिथोटमी का क्या लेना देना है, वो भी नहीं करेंगे। और अपेंडेक्टमी उसमें भी नहीं करेंगे, उसके लिए भी सुपाइन पोजीशन ही चाहिए होती है। तो इसमें जो बचा है ऑप्शन, वो बचा है ऑप्शन बी सिस्टोस्कोपी। सिस्टोस्कोपी मतलब कि जो जांच करते हैं, सिस्टोस्कोप डाल करके जांच करते हैं, उसके लिए लिथोटमी पोजीशन की आवश्यकता पड़ती है। तो जो ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है विच रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड द फास्टेस्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन। सवाल को दोबारा समझ लो, अगर नहीं समझ आया तो विच रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड द फास्टेस्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन, यानी ये पूछ रहा है रूट और वो भी फास्टेस्ट कौन सा रहेगा इन ऑप्शंस में। तो ऑप्शंस पे चलते हैं। इतना प्यारा सवाल है कि आप तो समझ ही गए होंगे इसको। अगर आपने रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जरा भी पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है, तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे। इसमें मैं ऑप्शंस बताने से पहले आपने आंसर भी कलेक्ट कर लिया होगा। और इस वीडियो में जरूर कमेंट करके ये बताना कि आप लोगों ने इनमें से जो सवाल हैं टोटल में से कितने राइट किए हैं, ये प्लीज़ कमेंट करना। ये ज़रूरी रहता है क्योंकि हमें भी मोटिवेशन चाहिए कि आप कितने गहराई में चल रहे हैं, कितने पानी में, आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की हो रही है। मेरे कुछ साथी तो पूरे के पूरे सही भी कर जाएंगे, लेकिन अगर सही भी करेंगे तो उससे ज़्यादा मुझे खुशी नहीं मिलेगी, बेहद खुशी मिलेगी कि आप लोग अगर पूरे के पूरे सही करते हैं, क्योंकि आसान सवाल है। मैं इनको डिफिकल्ट सवाल नहीं बोल रहा हूँ। पता नहीं किस वजह से DSS ने इतने प्यारे सवाल दे दिए इस बार, लेकिन आप लोग बिल्कुल बताना कि इस वजह से कितनी क्यों, जो ज़्यादा अच्छा करेगा मुझे बेहद खुशी मिलेगी कि आप लोगों ने, क्योंकि क्वेश्चन आसान है और आप बिल्कुल सही करेंगे इनको, ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं रहेंगे। आपने बिल्कुल बताना कमेंट करके कितने सही किए हैं। तो इसके ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है सबक्यूटिनस, और ऑप्शन बी है ओरल, और ऑप्शन सी है इंट्रामस्कुलर, और ऑप्शन डी है इंट्रावेनस। तो आप समझ के फास्टेस्ट रूट की बात कर रहा है, तो इंट्रावेनस इज द 100% फास्टेस्ट रूट रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि आईपी है, डायरेक्ट नस में दे रहे हैं ना कोई भी ड्रग्स। तो अगर ड्रग्स डायरेक्ट नस में दे रहे हैं तो क्या होगा, उसकी बायोबिलिटी 100% हो जाएगी। बायोबिलिटी 100% होगी तो उसका इफेक्ट जल्दी आएगा। तो इसीलिए फास्टेस्ट रूट जो रहता है हमारा इंट्रावेनस रहता है। क्योंकि अगर आपने रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा भी पढ़ा है एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसमें आपने देखा ओरल का कितना रहता है, बायोबिलिटी से समझते हैं इसको। अगर पीसीएम हमने टेबलेट भी खा ली तो मुंह से खाएंगे तो वो उसका पाथ भी बड़ा है। मतलब मान लो ना एक रास्ता है, मतलब मैं यहाँ से अगर चाहूँ कि मुझे 1 किलोमीटर दूर, यानी मैं बोलूँ कि एक बालू है या कुछ भी 1 किलोमीटर दूर का डिस्टेंस है, मैं वो एक काम है मुझे जो मैं 1 किलोमीटर दूर जाके करूँगा, और एक काम है कि मैं डायरेक्ट इस बराबर में पहुंच गया तो जल्दी हो जाएगा। तो बराबर में जो पहुंचना है, देखो रूट में दूर वाला क्यों बोल रहा हूँ। अगर ओरल रूट की बात करेंगे तो पहले मुंह में खाएंगे, मुंह में खाने के बाद क्या होगा, ईसोफेगस में जाएगी, ईसोफेगस के बाद जाके स्टमक में जाएगी, स्टमक में जाने के बाद वो मेटाबोलाइज होगी, कुछ लीवर रखेगा, कुछ ये रखेगा। तो यहाँ पे काम शुरू हो जाएगा जो कि आपने पहले पढ़ा होगा, क्योंकि टॉपिक ना फिर बढ़ता चला जाएगा, जैसे फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक, ये आपको ध्यान हो। तो ये सब अपने अपने फीचर्स आके वहाँ पे काम करना शुरू कर देंगे। तो एक लंबा रास्ता हुआ, माउथ में गई, ईसोफेगस में गई, सारी चीज़ें होती हुई गई, तो उसको समय लगेगा और उसकी बायोबिलिटी भी खराब होगी। मतलब जो अगर पीसीएम मान लो टेबलेट 500 mg की अगर खाइए, तो धीरे धीरे जब वो इफेक्टिव मोड पे जाके पहुंचेगी तो वो 300 के लमसम रह जाएगी, 350 mg के अराउंड में। तो 100 या 150 तो आपकी वेस्टेज होगी, क्योंकि इतना लंबा सफर पार करके जा रही थी। और वही अगर आई भी दिया गया, डायरेक्ट नस में दिया गया है, तो तुरंत पूरी की पूरी जितनी थी इतना का पूरा सही हो जाएगा। तो ये रूट ऑफ एडमिशन थोड़ा सा मैंने ट्रेलर दिया है। अगर आपको ये इसको डिटेल में समझना है तो इसका मैं वीडियो का रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की जो है वो कमेंट में डाल दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो, आप उसको देख सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कैटगट सूचर इज एक्सक्रिएटेड फ्रॉम। जो कैटगट सूचर होता है वो किससे बना होता है, एक तरीके से मान सकते हैं एक्सक्रिएटेड फ्रॉम, वो पूछ रहा है। तो ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन ए सेमी सिंथेटिक, या फिर ऑप्शन बी है इंटेस्टाइन ऑफ शीप, या फिर ऑप्शन सी है सिंथेटिक, या फिर ऑप्शन डी है इंटेस्टाइन ऑफ हॉर्स। तो कैटगट सूचर देखा है। कैटगट सूचर क्या है, नेचुरल रहता है वो। अगर उसकी थोड़ी सी बात करें तो नेचुरल सूचर रहता है। किससे बनाया जाता है वो, आपने देखा है भेड़, सीप बोले तो भेड़। इंटेस्टाइन ऑफ सीप यानी जो सीप यानी भेड़ की जो आंतें होती हैं उनसे इस सूचर को बनाया जाता है। तो कैटगट क्या है,
कहाँ से बनता है वो? इंटेस्टाइन ऑफ शीप। जो इसका ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच मसल्स लाइज ऑन द एंटीरियर एस्केप्ट ऑफ द अपर आर्म। सवाल को दोबारा समझ लो। विच मसल्स लाइज ऑन द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द अपर आर्म। एस्पेक्ट में पूछ रहा है अपर आर्म में कि कौन सी मसल्स है जो सामने दिखती है एंटीरियर। तो कौन सी है? ऑप्शन ए की बात करें ट्राइसेप्स, या फिर ऑप्शन बी की बात करें बाइसेप्स, या फिर ऑप्शन सी की बात करें पेक्टोरलाइज मेजर, या फिर ऑप्शन डी की बात करें डेल्टोइड। आपने सारी मसल्स पढ़ी हैं, रूट ऑफ इंजेक्शन में जब पढ़ेंगे इसमें तो आपको डेल्टोइड वाला देखा है ना आपने, डेल्टोइड में लगाते हैं डायरेक्ट, अगर यहाँ पे बाजू में लगाते हैं तो इसमें पूछ रहा है मसल्स जो कि इंटीरियर पूछ रहा है, एसेप्ट है। तो इसका जो ऑप्शन बी है बाइसेप, जो कि सामने की तरफ दिखती है। बाइसेप जो है, देखे ना जिम में बच्चे मेरी बाइसेप देख, मेरी ट्राइसेप देख, तो जो बाइसेप्स है वो इसी को कहते हैं जो सामने की तरफ दिखती है, गोला सा बन जाता है, तो उसको बाइसेप्स बोलते हैं, तो वो सामने दिखती है। तो ऑप्शन बी जो है इसका वो राइट आंसर रहेगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मसल्स रिलैक्सेंट ड्रग। यानी इनमें से, निम्नलिखित में से मसल्स रिलैक्सेंट जो है उसको बताना है। ऑप्शन ए है केटामाइन, ऑप्शन बी है एट्रोपिन, ऑप्शन सी है न्यूस्टिजेमिन और ऑप्शन डी है सक्सिनाकोलिन। आसान से प्यारे से ऑप्शन से आपने बिल्कुल समझ गए होंगे। तो ऑप्शन एक बार समझिए, केटामाइन क्या होता है हमारा? केटामाइन रहता है हमारा इंडक्शन एजेंट, जो कि अनकॉन्शियसनेस करता है। इंडक्शन एजेंट रहता है, 10 ml की बायल रहती है इसकी। इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, अगर हम इसकी डिटेल में जाएंगे तो आप कंफ्यूजन में ना पड़ जाए। हेलुसिनेशन करता है, बीपी बढ़ाता है, थोड़ा सा हाइपरटेंशन करता है। अकॉर्डिंग द प्रोपोपोल, प्रोपोल क्या करता है? हाइपोटेंशन करता है, लेकिन केटामाइन हाइपरटेंशन करता है। ये कुछ इसके बारे में डिटेल में जाएंगे तो बहुत लंबा खिंच जाएगा, तो बेसिक से पढ़ लेना जरूर। और क्या है दूसरा है आपका एट्रोपिन। एट्रोपिन के बारे में आप बखूबी जानते होंगे। एट्रोपिन एक इमरजेंसी ड्रग्स में भी आता है, क्योंकि हार्ट रेट इंक्रीज करता है। सिम्प्टोमेटिक अगर ब्रेडिकार्डिया हो रहा तो उसको भी ट्रीट करता है। और ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग मतलब वो जो खेतों में दवाई लगाई जाती है, कीटाणुनाशक, चूहे मारने वाली दवाई हो गई, इस टाइप की जो दवाइयाँ होती हैं ऑर्गेनोफॉस्फोरस में आती हैं, तो उस समय भी इसका इस्तेमाल करते हैं एट्रोपिन का। अगर बात करें न्यूस्टिजेमिन की, तो न्यूस्टिजेमिन आपको पता होगा रिवर्सल में काम करता है। रिवर्सल जब देते हैं हम बाद में एक्सटुबेशन के टाइम पे, पेशेंट को एक्सटुबेट करते हैं तो रिवर्सल देते हैं उससे पहले। रिवर्सल क्यों देते हैं? क्योंकि मसल्स रिलैक्सेंट जो हमने दिए उनके इफेक्ट को कम किया जा सके, सही से प्रॉपर तरीके से पहले वे में लाया जा सके पेशेंट को। तो न्यूस्टिजेमिन का काम होता है रिवर्स करना, मतलब होश में वापस लाना, ऐसे भी आप समझ सकते हो रिवर्सल का मतलब। तो इसमें बचा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी सक्सिनाकोलिन। सक्सिनाकोलिन इज द राइट आंसर, क्योंकि ये हमारा मसल्स रिलैक्सेंट है। और आरएसआई में भी इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आरएसआई मतलब रैपिड सीक्वेंस इंटूबेशन, इमरजेंसी मसल रिलैक्सेंट है, बहुत जल्दी इफेक्ट आता है इसका, तो इसको याद रख लेना। अच्छा है, इससे बहुत सवाल आते हैं। इतने एट्रोकुरियम, बैकुरियम, रोकुरियम इनसे नहीं आते जितने सक्सिनाकोलिन से पूछे जाते हैं, इसलिए कह रहा हूँ पढ़ लेना थोड़ा सा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच पोजिशन इज सुटेबल फॉर लेप्रोस्कोपिक कोलेसाइटेक्टमी। विच पोजिशन इज सुटेबल फॉर लेप्रोस्कोपिक कोलेसाइटेक्टमी। सवाल ये कह रहा है हमसे, जो लेप्रोस्कोपिक कोलेसाइटेक्टमी करते हैं उसमें कौन सी पोजीशन रखते हैं, ये सवाल पूछ रहा है। अब लेप्रोस्कोपिक कोलेसाइटेक्टमी मतलब कि लेप कोली, ठीक है ना, पित्त की थैली का ऑपरेशन, तो कौन सी पोजीशन में होता है ये सवाल पूछ रहा है। तो ऑप्शन है हेड अप पोजीशन, या फिर ऑप्शन बी है लेटरल पोजीशन, या फिर ऑप्शन सी है सुपाइन पोजीशन, या फिर ऑप्शन डी है प्रोन पोजीशन। लेप कोली सर्जरी को यानी लेप्रोस्कोपिक कोलेसाइटेक्टमी सर्जरी को जब करते हैं तो उसकी पोजीशन इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, आपकी जो ऑप्शन है हेड अप पोजीशन, तो हेड अप पोजीशन रखते हैं। लेकिन अगर इसमें लैंग्वेज बदल दी जाती तो इसमें आप मानेंगे रिवर्स ट्रेंडलबर्ग पोजीशन भी रखते हैं, यानी कि हेड को अप करते हैं। हेड को अप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो जो सर्जिकल एरिया है, जो आपने देखा ना गॉल ब्लैडर कहाँ पे सिचुएटेड होता है, लीवर बेड के पास में, तो वहाँ पे अगर नॉर्मल सीधा पेशेंट लेटाया हुआ तो क्या है, आपके इंटेस्टाइन, स्टमक सारे के सारे उसकी तरफ पड़े हुए हैं, तो सर्जन को अच्छे से विजुलाइज नहीं होगा, सही से ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। जैसे हेड अप पोजीशन लेंगे तो क्या होगा कि जो हमारे ये इंटेस्टाइन है, स्टमक है, खिसक के नीचे की तरफ आ जाएंगे, तो यहाँ से क्या होगा, फिर वो जगह थोड़ी विजुलाइज हो जाएगी, तो काम करने का स्पेस बन जाएगा, तो इसलिए हेड अप पोजीशन करते हैं। तो ऑप्शन ए जो है इसका वो राइट आंसर रहेगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोस्टीरियर अब्डोमिनल मसल्स। पोस्टीरियर अब्डोमिनल मसल्स के बारे में पूछ रहा है, तो ऑप्शंस पे चलते हैं। ऑप्शन ए इंटरनल ओब्लिक्यू, या फिर ऑप्शन बी है रेक्टस एब्डोमिनस,
या फिर ऑप्शन सी है एक्सटर्नल ओब्लिक्यू, या फिर ऑप्शन डी है क्वाड्रेटस लंबोरम। ये है इसके वो। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अगर आपने अच्छे से याद कर रखी है तो आप तुरंत ही बता देंगे, नहीं तो आप में ये जो डायग्राम दिखा रहा हूँ मैं ये भी देख सकते हैं आप, इससे भी आपको आइडिया हो जाएगा। तो इसमें जो पूछ रहा है हमसे, पूछ रहा है सवाल पोस्टीरियर एब्डोमिनल मसल्स, तो वो जो इसका ऑप्शन डी है क्वाड्रेटस लंबोरम, ये इसका राइट आंसर रहेगा। क्लियर है? चलते हैं अगले सवाल की तरफ, नंबर 61 की तरफ। तो वो क्या कह रहा है हमसे, व्हाट इज ए फिस्टुलेक्टमी। व्हाट इज ए फिस्टुलेक्टमी सर्जरी के बारे में पूछ रहा है कि फिस्टुलेक्टमी सर्जरी क्या है। तो ऑप्शंस की बात करूं तो ऑप्शन ए ओपनिंग द फिस्टुला ट्रैक, फिस्टुला ट्रैक जो उसकी ओपनिंग करेंगे ये पूछ रहा है, या फिर ऑप्शन बी है रिमूवल ऑफ द फिस्टुला ट्रैक, या फिर ऑप्शन सी है सूचरिंग द फिस्टुला ट्रैक, या फिर ऑप्शन डी है लाइगेटिंग द फिस्टुला ट्रैक। ज़्यादा समय नहीं लगाते हैं क्योंकि वीडियो मुझे लग रहा है काफ़ी बड़ी होगी और आप बोर ना हो, उसका पूरा ध्यान रखा जाएगा, तो इसलिए परेशान बिल्कुल ना हो। तो इसमें फिर भी हम बात करें तो फिस्टुलेक्टमी जो सर्जरी होती है, ये भी टर्म्स आप याद कर लेना। फिस्टुलेक्टमी है, जैसे एक्टमी जहाँ पे आती है, ओटोमी कहाँ पे आती है, ओटोमी अगर आगे तो वो क्या किस चीज़ का साइन है, एक्टमी आगे तो वो किस चीज़ का साइन है, स्कोपी आगे तो वो किस चीज़ का साइन है, ये भी टर्म्स ना इनको भी याद कर लेना आप। तो एक्टमी पूछ रहा है ये हमसे फिस्टुलेक्टमी, तो वो ऑप्शन बी जो है रिमूवल ऑफ द फिस्टुला ट्रैक, तो रिमूवल ऑफ द फिस्टुला ट्रैक इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। सिम्स स्पेकुलम इज यूज्ड टू, जो सिम्स स्पेकुलम होता है इस तरीके का बना होता है, उसका इस्तेमाल क्यों करते हैं। अगर नहीं पहचान पा रहे हो तो मैं इसकी इमेज आपको साथ में दिखा देता हूँ, आप ये भी देख लो, इससे आपको आइडिया हो जाएगा। तो इसका इस्तेमाल पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए है रिट्रैक्ट द सर्विक्स, या फिर ऑप्शन बी है रिट्रैक्ट द रेक्टम, या फिर ऑप्शन सी है रिट्रैक्ट द नोस्ट्रिल, या फिर ऑप्शन डी है रिट्रैक्ट द ईयर्स। नॉर्मली सबसे ज़्यादा इसका सिम्स स्पेकुलम का इस्तेमाल ज़्यादातर जो देखा गया है नॉर्मली वो देखा गया है गायनिकोलॉजी प्रोसीजर्स में। तो वहीं पर जो ऑप्शन ए है आपका रिट्रैक्ट द सर्विक्स, तो रिट्रैक्ट द सर्विक्स, सर्विक्स को रिट्रैक्ट करने का काम करते हैं सिम्स स्पेकुलम से, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन ए रिट्रैक्ट द सर्विक्स। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। विच प्रोसीजर इज सुटेबल फॉर रिमूविंग यूरेट्रिक स्टोन, विच प्रोसीजर इज सुटेबल फॉर रिमूविंग यूरेट्रिक स्टोन, यानी यूरेटर की स्टोन को रिमूव करने के लिए कौन सा प्रोसीजर किया जाता है, ये सवाल पूछ रहा है। तो ऑप्शंस हैं आपके पायलोटमी, या फिर ऑप्शन बी है सिस्टोस्कोपी, या फिर ऑप्शन सी है यूरेट्रोस्कोपी, या फिर ऑप्शन डी है यूरेथ्रोस्कोपी। तो ऑप्शन डी यूरेथ्रोस्कोपी है, ऑप्शन सी यूरेट्रोस्कोपी है, और ऑप्शन सी बी जो है आपका सिस्टोस्कोपी, और ऑप्शन ए जो है आपका वो पायलोटमी। तो देखो यूरेट्रोस्कोपी जो है आपका ऑप्शन सी है, क्योंकि यूरेटर में स्टोन है, अगर यूरेथ्रा में होती तो यूरेथ्रोस्कोपी होती, जो ऑप्शन डी है वो राइट होता, लेकिन यूरेटर में तो कौन सा रहेगा, ऑप्शन सी यूरेट्रोस्कोपी प्रोसीजर, ये आपका रहने वाला है सही आंसर, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। ज़्यादा परेशान हो, आखिरी सवाल है इस वीडियो का, उसकी तरफ चल लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और इसके जो बचे हुए क्वेश्चन है प्रॉमिस करता हूँ जल्दी आपके सामने लेकर के वापस से हम आएंगे। तो इसका जो आखिरी सवाल रहेगा इस वीडियो का, उस पर चल लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रिमूव्ड इन ए मॉडिफाइड रेडिकल मस्टेक्टमी। मॉडिफाइड रेडिकल मस्टेक्टमी पता है आपको, एमआरएम पता है ना, ब्रेस्ट कैंसर। अगर ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है तो सर्जरी जब करते हैं, मॉडिफाइड रेडिकल मस्टेक्टमी जब करते हैं एमआरएम, तो उसमें क्या क्या निकालते हैं, ये सवाल पूछ रहा है। तो ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन ए है स्किन एंड एक्सिलरी लिम्फ नोड, या फिर ऑप्शन बी है निपल, ब्रेस्ट, स्किन एंड एक्सिलरी लिम्फ नोड, या फिर ऑप्शन सी है ब्रेस्ट, या फिर ऑप्शन डी है निपल। देखो एमआरएम जहाँ पे आएगा मॉडिफाइड रेडिकल मस्टेक्टमी, तो वहाँ पे सब कुछ ही निकाल लेते हैं। जो ऑप्शन बी है इसका निपल, ब्रेस्ट, स्किन एंड एक्सिलरी लिम्फ नोड, वो इसका राइट आंसर रहेगा। तो DSSB के अकॉर्डिंग भी यही राइट आंसर है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और वीडियो को इस टाइप के MCQs की वीडियो और चाहिए आपको, तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।